हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक या सब्जेक्ट है। और ये यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के पेपर 2 में आता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और काफ़ी डायनेमिक नेचर के प्रश्न होते हैं और काफ़ी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव नॉलेज की डिमांड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इन प्रश्नों का स्वरूप होता है उसमें आप मगअप करके या रट करके आंसर्स नहीं दे सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को या फिर मूलभूत फंडामेंटल्स को समझें और उनको एक अप्लाइड तरीके से पढ़ें और जानें। तो हम अभी इसमें एक छोटा सा प्रयास करेंगे ये समझने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते क्या हैं और इसके कुछ बिंदु जो हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, जानने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से संचालित होते हैं और उनमें हम किस तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तरों को स्वरूप दे सकते हैं। यह जानने के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो वो रिलेशंस ऑफ टू स्टेट्स विथ ईच अदर एंड विथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्टेन सब नेशनल एंटाइटीज होता है। यानी कि दो देशों का एक दूसरे के साथ संबंध, एक देश का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन सब के साथ संबंध, या सर्टेन सब नेशनल एंटाइटीज़ के साथ संबंध लाइक ब्यूरोक्रेसी एंड कोई जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका किसी दूसरे देश के साथ संबंध, इन सब संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो ये परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम दो कैटेगरी निकाल सकते हैं। एक होता है बायलैटरल रिलेशनशिप और एक होता है मल्टीलेटरल रिलेशनशिप। जो बायलैटरल रिलेशनशिप होता है उसमें दो देश एक दूसरे के साथ डायरेक्ट संबंध बनाते हैं। मल्टीनेशनल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके मेंबर बनते हैं कोई देश, और उन मेंबर्स के बीच में आपस में जो संबंध होते हैं वो मल्टीलेटरल रिलेशनशिप के तहत आते हैं। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ जो मैंने नाम लिए उनके अलावा भी होते हैं, जैसे रीजनल भी होते हैं, कुछ ग्लोबल होते हैं। रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में लाइक अभी हम सार्क देख सकते हैं, बिम्स्टेक देख सकते हैं, या आसियान देख सकते हैं, नाफ्टा देख सकते हैं, अफ्रीकन यूनियन को देख सकते हैं। तो ये बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं। एसटीओ है, कुछ नाटो है, नाटो जो एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बना हुआ है। कुछ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जैसे नाटो का है। तो ये एक तरीके से संबंधों का एक विस्तृत जाल है अगर हम देखा जाए तो, जो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। दोस्तों, ये संबंधों का निर्धारण होता कैसे है? सिंपल सा जवाब है इसका, किसी भी देश का जो नेशनल इंटरेस्ट होगा वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि किसी देश का दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होगा। तो नेशनल इंटरेस्ट दो देशों का आपस में कैसे हो सकते हैं, इसको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, और डिवाइड किया जाता है ऐसे जनरली, और ये समझने में भी आसान होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए ज़रूरी है कि ये समझा जाए। तो जो पहला है वो है कोलाबोरेशन इन इंटरेस्ट, यानी संबंधों में सहयोग। इसमें क्या होता है, जो संबंध होते हैं वो सहयोगात्मक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक दूसरे के साथ संबंध सहयोगात्मक इंटरेस्ट सहयोगात्मक हैं तो ऑब्वियसली सहयोगात्मक रिलेशन भी बनेगा। दूसरा है न्यूट्रलिटी इन इंटरेस्ट, यानी कि तटस्थता, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, कहीं पे भी इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ना ही कोलैबोरेशन है। तो ऐसे में जैसे कि आप जैसे कि कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जो अपने रास्ते हम अपने रास्ते वाली बात कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तीसरा है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, हितों में तनाव। जो भी हम दुनिया में चीज़ें घटनाएं देखते हैं या फिर नेगेटिव पॉजिटिव जो भी इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं वो मोस्टली
इसी इसी से आता है, इसी प्रकार के संबंध से। तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, तनाव, दो देशों के बीच में अंतर विरोध हो सकते हैं, विरोधाभासी संबंध। तो इसमें भी दो तरह के रिलेशंस बनते हैं, एक सहयोग के साथ तनाव और दूसरा तनाव के साथ सहयोग। सहयोग के साथ तनाव का मतलब है सहयोग पहले से चला आ रहा है और बाद में तनाव डेवलप हो गया, जैसा कि यूएसए एंड इंडिया के रिलेशन में देख सकते हैं। दूसरा है तनाव के साथ संबंध, जैसे कि चाइना और इंडिया का रिलेशन। तनाव पहले से है, हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक विवाद है, सीमा विवाद है ऐतिहासिक, लेकिन संबंध भी उसके साथ साथ डेवलप हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत का भी हाल ही में एससीओ का मेंबर बनाया गया है, या फिर जो इकोनॉमिक लेवल पे संबंध काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं दोनों देशों के बीच में। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें जो इसमें दो देशों के बीच में जो संबंध बनते हैं, उसके जो डिसाइडिंग फैक्टर्स या जो उसको संबंधों को संचालित करने के जो तरीके होते हैं, वो दो हम मेजर दो देख सकते हैं, एक डिप्लोमेसी और दूसरा वॉर। या तो कॉन्फ्लिक्ट्स को हम वॉर से वो सॉल्व करते हैं या फिर डिप्लोमेसी से। लेकिन ये वॉर ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना से वॉर कर लेगा या अमेरिका से वॉर जिसके साथ भी तनाव है उसके साथ वॉर कर लेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी हम एक जो इकोनॉमिक की थ्योरी है, कॉस्ट बेनिफिट थ्योरी, वो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो वहाँ पे डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट दोनों बराबर हैं वहाँ पे भी डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाएगा। और लेकिन जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है वहाँ पे वॉर एक ऑप्शन है। लाइक अमेरिका जैसे जो छोटे मोटे देशों पे हमले करता रहता है, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, इन देशों पर तरह तरह के बहाने, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये इन सब का नाम लेकर के जो इंटरफेयर करता है, हमले करता है, वो वही है वॉर। कॉस्ट कम कॉस्ट पे बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डिप्लोमेसी। हाँ, यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिप्लोमेसी है वो अगर उससे भी मामला नहीं बनता है या वॉर का ऑप्शन नहीं होता है, जैसे कि, तो कुछ देश दूसरे देश के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर भी छेड़ देते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ रहता है, हमेशा प्रॉक्सी वॉर के जो साधन है वही यूज़ करता है, जैसे कि आतंकवाद हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, या इंडियन इकोनॉमी में नकली नोटों को ले आना। ये सब क्या है? प्रॉक्सी वार है। एक तरीके से उस देश को अपने से पीछे ढकेलने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं। तो डिप्लोमेसी मेजर फैक्टर है इन कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट वाले देशों के बीच में इन रिलेशंस को संचालित करने के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि डिप्लोमेसी क्या है। व्हाट इज डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी इज द वे इन विच कंट्रीज मैनेज और कंडक्ट रिलेशंस विथ वन अनदर। यह एक तरीका है, एक रास्ता है जिसके माध्यम से दो देश एक दूसरे के साथ संबंधों का संचालन करते हैं या आगे बढ़ाते हैं अपने इंटरेस्ट, हितों को ध्यान में रखते हुए। इसका एम क्या है? इसका एम है प्रमोट कॉमन इंटरेस्ट एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट इन द पीसफुल मैनर। जो साझा हित हैं, जो दोनों के हित समान हैं, उनको प्रमोट करना है, और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहाँ पे उसको सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। तो ये होता है डिप्लोमेसी का सीधा सा एम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द डिफरेंस टाइप ऑफ डिप्लोमेसीज। दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले मैं एक डिप्लोमेसी का फॉर्म इसमें नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है अपीजमेंट, सिटीजन डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, डिफरेंस, डॉलर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इंगेजमेंट डिप्लोमेसी, फ्रीलांस डिप्लोमेसी, गन बोट डिप्लोमेसी, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी, पांडा डिप्लोमेसी, पिंग पोंग डिप्लोमेसी,
पब्लिक डिप्लोमेसी, रीजनल डिप्लोमेसी, साइंस डिप्लोमेसी, शटल डिप्लोमेसी एंड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। मैं यहाँ पे कुछ कुछ का नाम लेता हूँ, जैसे कि अपीजमेंट हो गया, कल्चरल हो गया, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी हो गया, पब्लिक डिप्लोमेसी हो गया, और ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो गया, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो गया, और एक जो इसमें नहीं दिया हुआ है, मेडिकल डिप्लोमेसी, जो आजकल कोरोना वायरस के टाइम पे चर्चा में था अभी हाल ही में। तो डिप्लोमेसी के फॉर्म्स हैं, और कुछ जो डिप्लोमेसी है जैसे कि पांडा डिप्लोमेसी हो गया, पिंग पोंग डिप्लोमेसी हो गया, ये कुछ पर्टिकुलर देशों के साथ है। जैसे कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी अमेरिका और चाइना के बीच में टेनिस के गेम से संबंधित है। पांडा डिप्लोमेसी जो है ताइवान और चाइना के साथ संबंधित है। जो कॉमनली पूरे दुनिया में चलता है वो है एक तो अपीजमेंट। अपीजमेंट तो एक पॉलिसी भी है। अपीजमेंट का मतलब है कि किसी देश को खुश करके अपने फेवर में लेना, उसको अपीज करना, यानी जैसे पाकिस्तान के साथ चाइना करता है। और कल्चरल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब है कि ये ऐतिहासिक संबंधों से जुड़ा हुआ है। लाइक इंडिया का साउथ एशिया के साथ जो संबंध है उसमें कल्चरल डिप्लोमेसी के फैक्टर्स हैं। इंडिया के जो अपने नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ भी कल्चरल डिप्लोमेसी के संबंध है, क्योंकि इनका इतिहास ऐतिहासिक संबंध रहा है। जैसे कि भारत के बहुत सारे भारत से बौद्ध धर्म का प्रसार प्रचार होता है जो उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में और दुनिया के जिन देशों में, जैसे कि बुद्धिज़्म से रिलेटेड संबंध है जापान के साथ, और जो साउथ एशिया के देशों के साथ जो संबंध है वो एक कल्चरल डिप्लोमेसी के तहत आता है। और भारत और जो भी देश जिसका कल्चरल संबंध किसी दूसरे देश के साथ साझा विरासत, साझा इतिहास रहा है, उसके साथ कल्चरल डिप्लोमेसी का प्रयोग करते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि किसी देश को फिनेंशियली हेल्प करना, इकोनॉमिक हेल्प करना, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया, और भी देशों के साथ भारत जो अफ्रीका के देशों के साथ करता है, उनकी आर्थिक सहायता करना, ये एक डिप्लोमेसी का पार्ट है। और मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी हम आगे देखेंगे। पब्लिक डिप्लोमेसी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आजकल चलती है। कि पहले क्या होता था कि जो दो देशों के बीच में जो संबंध होते थे वो सीधे सरकारों के स्तर पे होते हैं, लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक वैश्विक जनमत बनना शुरू हो गया था। लाइक अगर इंडिया में कोई घटना होती है तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है, अलग अलग देशों में एक एक वैश्विक जनमत, ग्लोबल कंसेंट बनता है किसी भी चीज़ पे, और उसको लेकर के लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो देखा यह गया कि जो प्रोटेस्ट होते हैं उनका दबाव सरकारों के ऊपर पड़ता है, तो एक देश अपनी इमेज दूसरे देश के लोगों के बीच में कैसा बनाता है और उसको फेवर लेता है अपने लिए। जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और चाइना एक कम्युनिस्ट या तानाशाह शासन भी कह सकते हैं है। तो जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है, तो इंडिया के प्रति जो कई देश ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पे इंडिया के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है और चाइना के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है। इंडिया के लिए लोग, वहाँ के लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, लोग अपनी सरकारों के ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो ये पब्लिक डिप्लोमेसी के तहत क्या होता है कि एक नेशन या देश की इमेज बनाई जाती है दूसरे देश के लोगों के बीच में, उसकी ब्रांडिंग की जाती है। जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया आप देखते हैं, ब्रांडिंग है ये। या फिर हमारे मिनिस्ट्रीज़ में भी ऐसे बहुत सारे, एक बुक निकाली जाती है, मुझे उसका नाम अभी नहीं याद आ रहा है, जो पर ईयर निकलता है। और इसमें डायस्पोरा का भी काफ़ी भूमिका है, एनआरआईज़ के भी काफ़ी भूमिका है, जो दूसरे देश में इंडिया की इमेज को की ब्रांडिंग करते हैं। एक देश एक ब्रांड बन के उभरता है जैसे कि, और वहाँ के लोगों के अंदर इसके लोग उसको लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड बनाया जाता है। और उसके बाद है मेडिकल डिप्लोमेसी की। हम एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मेडिकल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जैसा कि इंडिया ने अभी अमेरिका के कहने पे उसको हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवा दिया था, जो मलेरिया की दवा है और जो काम आ कोरोना वायरस में जो कुछ लाभ दे रही है, या फिर जो और भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो
इंडिया दूसरे देशों को दे दे रहा है, या फिर हमने भी दूसरे देशों से लिया है, जैसे कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए पीपीटी किट लिया या फिर वेंटिलेटर्स लिए। ये जो चीज़ें हैं एक देश दूसरे देश के साथ करता है, तो ये एक तरीके का मेडिकल डिप्लोमेसी है। दोस्तों ये ट्रैक 2 डिप्लोमेसी मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में ही आएगा। हम अभी इसको आगे देखते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए थोड़ा देखते हैं कि हाँ, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमने देखे थे, उससे निपटने के लिए जो हम बात कर रहे थे, उसमें दो तरीके के पावर्स, मोस्टली दो तरीके के पावर्स होते हैं। पावर का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी, किसी भी चीज़ से निपटने की आपकी क्षमता कैपेबिलिटी कही जाती है। तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर, दो तरह के जनरली सामान्यतः जिसको हम जानते हैं पावर्स होती हैं। हार्ड पावर का मतलब क्या होता है? क्वेट्स विद पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर, यानी कि किसी देश के ऊपर स्ट्रिक्ट होकर के पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या मिलिट्री कार्रवाई करना। जैसे इकोनॉमिक कार्रवाई में क्या होता है कि प्रतिबंध लगा देना, आर्थिक रूप से उसको बैन कर देना। मिलिट्री पावर्स का मतलब होता है कि सैन्य हमला, आक्रमण, जैसे कि चाइना करता रहता है हार्ड पावर पॉलिसी का प्रयोग, वो कमज़ोर देशों में, या फिर अमेरिका भी करता है हार्ड पावर पॉलिसी का प्रयोग। तो ये वही कॉस्ट बेनिफिट वाली थ्योरी पे है कि जहाँ पे कॉस्ट कम होता है बेनिफिट ज़्यादा होता है, जनरली वहाँ पे हार्ड पावर पॉलिसी का प्रयोग किया जाता है, या फोर्स के यूज़ किया जाता है किसी देश को अपने फेवर में लाने के लिए या अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए। दूसरा है सॉफ्ट पावर पॉलिसी। सॉफ्ट पावर पॉलिसी का मतलब है कि आपके देश की एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट दो अट्रैक्शन एंड नॉट क्वेश्चन, यानी कि खुद अट्रैक्ट करना किसी कंट्री को अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियों या अपने व्यवहार के द्वारा उसको अपने फेवर में ले आना। जैसे कि कल्चरल डिप्लोमेसी को हम सॉफ्ट पावर में ला सकते हैं, पब्लिक डिप्लोमेसी को सॉफ्ट पावर में रख सकते हैं, जैसे किसी देश को उसके मुश्किल हालात में मदद करना, जैसे इंडिया करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, सॉफ्ट पावर पॉलिसी में आता है। एक और है पावर पॉलिसी जिसको हम कहते हैं स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर का मतलब है कि ए प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर, कैरेट एंड स्टिक इन्फ्लुएंस; सॉफ्ट पावर, persuasion, attraction. Soft power seems like invisible hand of Adam Smith in free market of ideas. तो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का मतलब है कि पहले उनको कुछ सहूलियत दे करके अपने फेवर में ले आने की कोशिश करना, और जब नहीं मानेंगे तो उनको उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना। स्पॉट पावर के रूप में वही, जैसे कि जो सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का समय समय पर स्विच करके उपयोग करते हैं। जैसे कि चाइना है, सॉफ्ट पावर का भी प्रयोग करता है और हार्ड पावर का भी प्रयोग करता है, एक तरीके से स्मार्ट पावर कह सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इंडिया को जो है सॉफ्ट पावर कंट्री के रूप में जाना जाता है एक तरीके से। यूपीएससी में भी बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं, और इस पर निबंध भी आते हैं। जैसे कि एक बार निबंध आया हुआ था कि क्या भारत एक मृदु देश है, इस पर निबंध लिखना था। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम इनके आंसर्स हम तभी दे पाएंगे जब हम एक इंटरेस्ट के साथ इंटरनेशनल रिलेशन को समझेंगे, जानेंगे। आगे हम देखते हैं मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। ये जो इमेज है मैंने लिया है, ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी में 9 ट्रैक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हम एक बार देखते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। जो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है वो ये गवर्नमेंट के लेवल पे एक देश के गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट के साथ जो बातचीत करती है अपने इंटरेस्ट को अपने हितों को साधने के लिए, तो उसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी कहते हैं। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में नॉन गवर्नमेंटल या प्रोफेशनल या जनता जो है पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट किया जाता है। पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट में क्या होता है कि लोगों का एक आपस में
बातचीत कराना या बातचीत होना, इसको जैसे कि अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखें जो रिलेशनशिप है, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशनशिप का मोस्ट लैकिंग फैक्टर है वो है एक दूसरे देश का दूसरे देश के बीच में के साथ कॉन्फिडेंस की कमी, यानी कि कॉन्फिडेंस डिफिशिएट, अर्थात दोनों के बीच में विश्वास की कमी है। और विश्वास की कमी क्यों है? क्योंकि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी काम नहीं करती है वहाँ पे, लोगों से लोगों के साथ संबंध वाली डिप्लोमेसी काम नहीं करती है। तो विश्वास बहाली के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं वो उठाए जाते हैं कदम, का मतलब होता है कि जैसे कि सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर का प्रयोग करना, स्मार्ट पावर का प्रयोग करना, ट्रैक डिप्लोमेसी का प्रयोग करना, ताकि एक दूसरे के देश के बीच में विश्वास को बढ़ाया जा सके। अब जैसे कि आप देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स काम करते हैं तो जो दोनों देशों के बीच में ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आने के बाद क्या होगा, हथियारों की होड़ दोनों देशों के बीच में कम हो सकती है। जैसे कि अगर पाकिस्तान, इंडिया को पता चल जाए कि पाकिस्तान की जो सामरिक क्षमता है वो इतनी है, और पाकिस्तान को पता चल जाए कि इंडिया की सामरिक क्षमता इतनी है, तो दोनों देश उसके अकॉर्डिंग अपने बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करेंगे, और उस पर जो डिफेंस के लिए जो हथियार खरीदने और ये हथियारों की होड़ लगी हुई है वो कम की जा सकती है। लेकिन ये मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों देश तीसरी दुनिया के देश में आते थे पहले, और अभी भी विकासशील दौर में ही हैं, और यहाँ के जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक तरीके से कह सकते हैं दिखाई देती है। यहाँ पे हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में देखते हैं। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में बिजनेस टू बिजनेस कांटेक्ट होता है। ट्रैक 4 में प्राइवेट सिटीजन्स, ट्रैक 5 में रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रैक 6 में एक्टिविज्म, ट्रैक 7 में रिलीजन, ट्रैक 8 में फंडिंग, ट्रैक 9 में कम्युनिकेशन मीडिया। तो ये है ट्रैक डिप्लोमेसी जो देशों के बीच में संबंधों को निर्धारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन में हम संबंधों की बात करते हैं तो हम कई बार सुनते हैं नॉर्थ नॉर्थ संबंध, साउथ साउथ संबंध। यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन में एक चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए कि नॉर्थ नॉर्थ संबंध का मतलब होता है विकसित देशों के बीच में संबंध, और साउथ साउथ संबंध का मतलब होता है विकासशील देशों के बीच में संबंध। नॉर्थ साउथ का मतलब होता है विकसित देश का विकासशील देशों के बीच में संबंध। अगर हम विकसित देशों का और विकासशील देशों के संबंधों को देखें तो विकसित देशों का जो इंटरेस्ट है वो इस समय, मतलब वर्तमान परिस्थितियों में बिल्कुल ही बदल चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यूरोप को ले लेते हैं, वहाँ पे क्या है, सीमा विवाद आपको बहुत बहुत कम दिखाई देगा, यानी दिखाई ही नहीं देगा इनफैक्ट सीमा विवाद। जैसे सेंजन जोन है जो यूरोप में, वहाँ वो बाउंड्री लेस एरिया है, वहाँ पे आप एक देश से दूसरे देश में फ्रीली घूम सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बाउंड्री डिस्प्यूट कभी रहा ही नहीं। उनका जो मेजर इंटरनेशनल रिलेशन में जो मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है वो है आर्थिक हित, यानी कि कंपटीशन, आर्थिक प्रतिस्पर्धा। ये उनका संबंधों को डिसाइड करता है। लेकिन जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जनरल मैक्सिमम देश जो है कॉलोनियल कंट्री रहे हैं, औपनिवेशिक देश रहे हैं, और उनका कुछ परंपरागत विवाद शुरू से ही रहा है, जैसे कि बाउंड्री सीमा विवाद है। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत पाकिस्तान का विवाद उसका एक सबसे महत्वपूर्ण, एक जीवंत उदाहरण है, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सीमा विवाद औपनिवेशवाद की देन है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद देखिए, वो भी एक औपनिवेशिक, वो जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो मैंडेट व्यवस्था शुरू की गई थी, उसके बाद से ही वो विवाद चला रहा है। तो और जैसे कि अब अभी हम कुछ समय पहले देख रहे थे कि अरब स्प्रिंग की बात की जा रही थी, अरब स्प्रिंग, तो वहाँ पे क्या था, तानाशाही की समस्या, वो भी एक ऐतिहासिक समस्या ही है। तीसरी दुनिया के देश अलग ही प्रकार के समस्याएं होती हैं और अलग ही प्रकार के इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरेस्ट होते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं।
जिस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कुछ टर्म्स और कुछ डेफिनेशंस देखें और इनका प्रयोग हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। इसको हम अगर आगे पढ़ेंगे तो और भी विस्तार से इन सब चीज़ों पे बातें करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनका हम प्रयोग अपने उत्तर लेखन में करेंगे, क्योंकि हमारा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोटिव है वो है एक अच्छा उत्तर लिखना, एक इम्प्रेसिव उत्तर लिखना और जिस पे हम मार्क्स ले सके वैसा लिखना। तो हम आगे इन इन पर